Good afternoon to everyone. Warm welcome to all of you on this online platform अध्ययन मंत्रा। आज ये सारे लोग शुरू करेंगे भी आज की क्लास। और आज की क्लास में जैसा मुझे ये मतलब ध्यान है, आज हम लोग पढ़ने वाले थे क्या, ग्रीन हाउस इफेक्ट, है ना? आई एम राइट और नोट? तो लास्ट टॉपिक ऑफ द क्लास वाज क्या पढ़ा था हमने? एसिड रेन। आई थिंक एसिड रेन पढ़ा था ना। तो आज हम जो है ग्लोबल वार्मिंग पढ़ने वाले हैं। कौन कौन आ गया है? अनमोल सिंह है, अनमोल, ठीक है, जिसका कोई मोल ना हो। रितु, सुनील कुमारी, कौशल कुमार। पीडीएफ किस चीज का मिलेगा भाई? पीडीएफ उसी चीज का मिलेगा कौशल, जिस चीज को मैं पीडीएफ से पढ़ाऊंगा। अदरवाइज एक चीज मैं बिना नोट्स के आपको वैसे ही पढ़ा देता हूँ तो आपको उसका कोई नोट्स नहीं मिलेगा, उसकी आपको पीडीएफ बनानी, मतलब नोट्स बनाने होंगे। और इससे अच्छी कोई टीचिंग नहीं होती जिसको आपको हैंड रिटन नोट्स मिल जाए, समझ रहे हैं ना? कुछ चीजें ऐसी हैं आपको, ओके, जिसको मैं वैसे पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा कि अगली क्लास में आपको जो है पहले वही करा दी जाए, आपकी एनसीईआरटी की शॉर्ट समरी करा दी जाए। ठीक है। तो अगली क्लास में मुझे याद दिला देना कि हमें एनसीईआरटी की शॉर्ट समरी करनी है। तो अगली क्लास में एनसीईआरटी की शॉर्ट समरी करा दूंगा पहले, ताकि आपको तसल्ली हो जाए। ठीक है। तो आज जो है हम लोगों को ग्रीन हाउस इफेक्ट पढ़ना है। तो हेडिंग डाल लेंगे ग्रीन ग्रीन ग्रीन, ठीक है, हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये वो चीजें हैं आपकी जो एग्जाम में अलग से आती हैं और आप लोगों को पता होना चाहिए इन सब के बारे में। एनसीईआरटी की शॉर्ट समरी में जब करा दूंगा ना तो आपको खुद को लगने लगेगा कि हमने बहुत कुछ पढ़ लिया। थैंक यू सर, ओके। बट मुझे अनमोल आपको बनाना है, अच्छा जी, थैंक यू सो मच। तो क्या कहा आपने? सर हाँ, मैं समझ नहीं सर, बट मुझे अनमोल, हाँ ठीक है, आपको अनमोल बनाना है ना? हाँ ठीक है, बन जाओगे यार। इंसान की अपनी खुद की जो है खुद से बनाना होता है, बस हम एक जरिया होते हैं ना। तो हरित गृह प्रभाव, तो अभी हम पढ़ेंगे कि हरित गृह प्रभाव क्या होता है। और इसको आज इस तरह से पढ़ना कि आप आगे भी जब टीचर बन जाएं, कल के टीचर हैं आप, ओके, तो उसको आप जो है समझा सकें किसी को, और एक एक चीज क्लियर होनी चाहिए। तो चलिए हम सबसे पहले हम जिक्र करेंगे यहाँ पर ग्रीन हाउस इफेक्ट पे, मैं अभी आऊंगा। पहले हम ग्रीन हाउस समझेंगे। एक्चुअली ये नाम तभी तो पड़ा है कि पहले ग्रीन हाउस कुछ रहा होगा, तो पहले एक चीज समझेंगे, ग्रीन हाउस, इसको हम बोलते हैं हरित गृह, हरित घर या हरित गृह बोलते हैं। अभी मैंने ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात ही नहीं की है, सिर्फ यहाँ पर एक वर्ड लिखा है हरित गृह। पेडागोजी पढ़ाएंगे रोहित सर, ठीक है? हाँ। तो हरित गृह जो होता है वास्तव में एक घर होता है। एक्चुअली में ये होता है कि विंटर के दिनों में, विंटर के दिनों में हम ऐसी फसल को उगाएं जो गर्मी के दिनों की हो, समर के दिनों की हो। अगर विंटर के डेज में अगर आप समर वाली चीज को उगाएंगे तो जाहिर बात है वो ग्रो नहीं करेगी, क्योंकि उसको हाई टेम्परेचर चाहिए होता है या ठीक ठाक ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए। जाड़े वाली फसल को, विंटर की फसल को अगर आप समर में उगाएंगे तब भी वो अच्छे से ग्रो नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि उसको जो है ठंडा वाला टेम्परेचर चाहिए होगा, समझ रहे हैं ना? तो जैसे कुल्लू शिमला मनाली इधर अगर आप देखें तो ठंडे इलाकों में सेब की खेती की जाती है। आप उसको गर्म वाले इलाके में लगाएंगे तो सही से वो होगा ही नहीं। या इसी तरह से जैसे नारियल को हाई टेम्परेचर चाहिए होता है ना, आप उसको लगाइए ठंडे इलाके में तो ग्रो नहीं करेगा, है ना? तो ऐसी वो प्रजातियां जो किसी खास जगह पे पाई जाती हैं उसको हम एंडेमिक स्पीसीज बोलते हैं, है ना? एंडेमिक या नेटिव स्पीसीज बोलते हैं। बात आगे समझ? तो हमें एक ऐसा प्रोडक्शन करना होता है जो विंटर के दिनों में हमें गर्मी की फसल को उगाना है, लेकिन उसके लिए हम आर्टिफिशियल तौर पे क्या है उसको टेम्परेचर देंगे। मैं अभी एक वो समझा दे रहा हूँ आपको। तो मान के चलिए कि ये फील्ड है और इस फील्ड में हम क्या करेंगे कि चारों ओर से थोड़ा सा बाउंड्री करके इसको इस तरह से एक फाइबर के जरिए क्या है इसको ऐसे करके ढक दिया जाता है। ऐसे भी कर सकते हैं, बिल्कुल सीट नॉर्मल भी बना सकते हैं, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। और इसमें हम उन फसलों को ग्रो कराते हैं जो अक्सर कौन से दिनों की होती हैं? ठंड के दिनों की होती हैं, है ना? मान लो ये हमने इसमें पौधे लगा दिए पूरे फील्ड में, और इसको ऐसा क्यों किया? क्योंकि ये हीट प्रोवाइड करेगा। कैसे? देखो मैं यहाँ पे बना करके दिखा दे रहा हूँ कि मान लो हमने ये फसल कोई ग्रो कराई इसमें, तो कैसे हाई टेम्परेचर हम बनाएंगे? तो वो इस तरह से बनाएंगे कि मान लो ये है सूर्य देवता, ठीक है, सन, और सन के जरिए क्या है वहां से रेडिएशन आएगी और वो इसमें इस तरह से करके
आ जाएगी। ठीक है, लाइक दिस, लाइक दिस, ऐसे, है ना। इसमें जो है सन की रेडिएशन आती चली जाएगी। ठीक है, तो ये क्या करेगी, इस तरह से करके जब रेडिएशन आ रही है, ओके, तो ये ऐसा फाइबर का मटेरियल होता है जो लाइट की, मतलब जो रेडिएशन आ रही है उसको आने तो देती है, और जब यहाँ से इंफ्रारेड रेडिएशन निकलती है, यहाँ से जब हीट निकलेगी तो उसको ये रोक करके रखता है। जैसे यहाँ से हीट निकल के गई, उसको यहाँ पे रोक करके रख लिया, तो क्या होगा कि यहाँ का टेम्परेचर जो होगा वो बढ़ जाएगा। क्या होगा, जैसे हीट गई यहीं रोक लिया उसको। तो ये तो हो गया ग्रीन हाउस। ठीक है, मेरे ख्याल से यहाँ तक समझ गए होंगे आप। डायग्राम बनाओ पहले, तो ये ग्रीन हाउस है अभी। अब ये जो इफेक्ट आ रहा है, ठीक है, अभी ये वाला ग्रीन हाउस बोल दिया इसको, ग्रीन हाउस यानी हरित गृह है ये अभी। अब जो लोग ये समझते हैं कि हरित गृह का मतलब ये होता है कि हरे कलर की पॉलिथीन या हरे कलर का कोई कपड़ा डाल दिया तो वो हरित गृह बन गया, वो बिल्कुल सरासर गलत है। एक्चुअल में हरित गृह सिर्फ नाम दिया गया है। हाँ सर जी, जैसे आपको, हाँ बिल्कुल सोनिया, वैसे ही हाँ ढक देते हैं। जैसे देखा होगा, जैसे विंटर में कोई चीज को उगाते हैं तो अक्सर उसके ऊपर कुछ डाल देते हैं। पहले इस डायग्राम को बनाओ, अब मैं आपको जो है रियल डायग्राम भी दिखा सकता हूँ। ठीक है। अब मैं रियल डायग्राम भी जो है अभी यहाँ से गूगल सर्च करके आपको दिखा दूंगा, तो अभी फिलहाल इतना समझे आप। डायग्राम बनाइए, बढ़िया हो करके बना लिया सबने। ठीक है, देखो मैं बिल्कुल एक एक चीज, एक एक वर्ड का मतलब बताते चल रहा हूँ और आपको ये समझ में आना चाहिए। ओके, हाँ, तो ये यहाँ तक लिख लिया आपने। ठीक है, लेकिन इसमें उगाई गई फसल का जो प्रोडक्ट होगा उसको विंटर में नहीं खाना है, उसको कोल्ड स्टोरेज में रख देना है, और जब गर्मी के सीजन आ जाएंगे तो उसी दौरान खाना है। क्योंकि नेचर ने कुछ ही चीजों को ऐसा अलाउड किया है कि आप साल के 12 महीने आप खाएंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। जैसा आप मांस, मछली, अंडा, उसके अलावा दूध साल के 12 महीने आप ले सकते हैं। अनाज, कोई सा भी अनाज हो आप उसको साल के 12 महीने खा सकते हैं, या दालें वगैरह भी खा सकते हैं। बट मतलब अन्न वाली चीजें ऐसी हैं, जो अन्न होगा, ठीक है, अनाज होगा, उसको आप खा सकते हैं साल के 12 महीने। बट उसमें भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि बाजरे की और ज्वार की रोटी जो होती है, आप जरा उसको सर्दी में खाएं तो ज्यादा अच्छा है। गर्मी में खाएंगे थोड़ा गर्म होती है, पेट खराब हो सकता है। वैसे खा सकते हैं आप। लेकिन सब्जियां और फ्रूट्स, यानी सब्जियां और फल नेचर ने ऐसे पैदा किए कि गर्मी के दिनों में वो फल पैदा किए नेचर ने जिनकी तासीर ठंडी है, और ठंड के दिनों में खुदा ने वो चीजें पैदा की, या नेचर ने वो चीजें पैदा की जिनकी तासीर गर्म है। इसलिए हमें कौन से फ्रूट खाने चाहिए, हम लोगों को सीजनल फ्रूट्स और सीजनल सब्जियां खानी चाहिए। यानी जैसे अभी जैसे अब जो फ्रूट अभी फिलहाल चल रहा है तो अभी खाओ उसको, बाद में अनसीजनली मत खाइए उसको। एक्चुअली वो नुकसान दे सकता है, और बहुत सी कैंसर जैसी और बहुत ही घातक बीमारियां हमारी बॉडी में हो सकती हैं। इसलिए सीजन के दिनों में हमें सीजनल चीजें खानी चाहिए। दूसरे टाइम में अगर बॉडी की इम्यूनिटी अच्छी नहीं है तो बहुत से हार्म हो सकते हैं। ये ऐसा इसलिए करते हैं कि भाई ज्यादा यील्ड हो जाती है, ज्यादा प्रोडक्शन होता है, और ऐसे करके हम रख लेते हैं। ठीक है, चलिए जरा मैं इसको अब एक नजर जो है वो आपको थोड़ा सा ये दिखा दूं। ठीक है, देखिए देखिए कि मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ग्रीन हाउस, ग्रीन हाउस। शायद आपका जो है चीजें क्लियर हो जाएं। ओके, तो जो ग्रीन हाउस है वो आप देखिए, यहाँ जैसा कि आप इस तस्वीर में देखेंगे, बड़े बड़े लेवल पे जो है लोग इस तरह की चीजें करते हैं। ओके, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं। ओके, ये आप देखिए, ओके, ऐसे करके ये छोटे मोटे लेवल पे हैं, लेकिन इतने बड़े बड़े से ग्रीन हाउस हो सकते हैं, और इनमें उन चीजों को पैदा किया गया जो गर्म तासीर वाले हैं। ये भी ग्रीन हाउस है, ये भी ग्रीन हाउस है। ये आप बड़े लेवल पे जो यूएसए वगैरह में फार्मिंग की जाती है, इंडिया में भी की जाती है, देखिए इतने बड़े लेवल पे, इतने बड़े लेवल पे ग्रीन हाउस इफेक्ट है, ग्रीन हाउस है। हम्म, इधर देखिए, जैसे ये इस फसल को उगाया जा रहा है। ये जो फसल इसमें लगा हुई है, ये एक्चुअल में अगर देखा जाए तो गर्मी के दिनों की है, लेकिन इसको ठंड के दिनों में पैदा कर लिया गया है, क्योंकि हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करा दिया गया है। अब आपको ये पूरा देखिए कितने बड़े बड़े लेवल पे काम हो रहा है। ये ऐसे ऐसे भी ग्रीन हाउस से हो सकता है। देखिए, ये देखिए आप, ये सारे ग्रीन हाउस हैं, है ना। ये मैं इसलिए दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप बिल्कुल समझ पाए एक एक चीज को। आपका एक ईच एंड एवरी थिंग शुड बी क्लियर। क्लियर हो गया है आपका।
तो ये है, आप देख लो। अब ये तो था आपका क्या है, ग्रीन हाउस, इफ ग्रीन हाउस। अब हम बात करेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, ये कैसे बनता है, ठीक है। तो देखिए, कुछ होती हैं ग्रीन हाउस गैसेस जो एटमॉस्फेयर में मौजूद रहती हैं। कौन सी होती हैं ग्रीन हाउस गैसेस? कौन सी होती हैं ग्रीन हाउस गैसेस? मौजूद होती हैं इन्वायरमेंट में, ठीक है, यानी हरित गृह गैस है, हरित गृह गैस है, ठीक है, हरित गृह गैस है, ठीक है, हरित गृह गैस है। तो इसमें आप देख लेंगे क्या होता है हरित गृह गैस में, ओके, कि कौन कौन सी गैसेस होती हैं। सबसे ज्यादा जो रोल प्ले करती है वो होती है CO2, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसका जो रोल है, ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट में CO2 सबसे ज्यादा रोल प्ले करती है। इसका कंट्रीब्यूशन रहता है अराउंड 50 to 60% के आसपास, क्लियर। दूसरे नंबर पे गैस होती है एनवायरमेंट में जिसका नाम है मीथेन, जिसको आप बोलते हैं CH4, ठीक है। सर पैसे वाले करते हैं, हम जैसे गरीब कैसे कह रहे ही बो सकते हैं, हीरे ही बो सकते हैं, सही बात है। आ, अपना वजूद बनाना पड़ता है डियर। चीजों को इतना अच्छे से वो करिए, आप इतना कमाइए, इतनी मेहनत करिए, इतना कमाइए कि जब आपको चीजें सस्ती लगने लगे। और वाकई में ऐसा होता है, जब आप पे पैसा आने लगेगा तो चीजें सस्ती लगने लगती हैं। अगर आपके अकाउंट में पैसे ठीक ठाक हैं और आप साइकिल पे भी चल रहे हैं, पैदल भी चल रहे हैं या स्कूटी पे चल रहे हैं ना, और कोई गाड़ी वाला जा रहा है, तो आपको अपना बजट पता होता है, तो कई बार आपको मन चंगा रहता है कि अरे हटा यार, ये वाली गाड़ी आज खरीदना चाहूँ आज खरीद लूँ, है ना। तो चीज़ों को उतना कमाइए, मतलब मेहनत इतनी करिए, पैसा इतना कमाइए, जब अच्छी चीज़ें जो है वो मतलब महंगी चीज़ें सस्ती लगने लगे आपको। और ऐसा होता है जिसके इंसान के पास पैसे ही नहीं है, ठीक है, तो वही बात तो सही है तुम्हारी, ठीक है। तो इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो रहता है अराउंड 25%, 25%। एक बार क्या हुआ, पढ़ाई के साथ साथ ये चीजें भी बहुत जरूरी हैं, सुन लो। एक बार क्या हुआ कि टका कहाँ चलता है, बांग्लादेश में चलता है ना टका। तो बाप बेटे दो, मैंने एक बार और भी सुनाई थी यूट्यूब पे भी कहानी। बाप बेटे जो है किसी कहीं से कुछ व्यापार के लिए जा रहे थे और वो पैदल चलते चलते परेशान हो गए। तो रास्ते में एक बाजार मिला, ठीक है, बाजार पड़ा रहा था, मार्केट लगी हुई थी ऊँटों की। ऊँट का है ना, जैसे पुष्कर मेला लगता है ना वहाँ पे, अपने राजस्थान में लगता है, अजमेर में पुष्कर मेला है ना, ऊँटों के लिए बड़ा मशहूर है। तो ऐसे कोई कहीं पर मेला लग रहा होगा, अब लड़का जो है वो जा करके दौड़ करके ऐसे ही बाजार में घूमने निकल गया। इतना बाप जो था उसका पानी वानी पीने में लग गया होगा या कुछ करने में, वो देख करके जब आया तो वो आके बोला, अरे जो अपने फादर से बोला कि अपने फादर से कि पापा बड़ा ही जो है मतलब सस्ता ऊँट मिल रहा है यहाँ तो। बोले कितने का मिल रहा है? बोले यहाँ 2 टके का ऊँट मिल रहा है। 2 टके का ऊँट मिल रहा है। तो उसके बाप ने बोला अच्छा 2 टके का? बोले ये तो बहुत महंगा है, ये तो बहुत महंगा है। बोले चलो हमारे बस की बात नहीं है, बहुत महंगा दे रहे हैं, फिर कभी ले लेंगे, ठीक। तो उसको लगा कि अच्छा बहुत महंगा है। 8-10 साल बाद वो जो है वहीं से गुजरे। अब वो क्या था कि इतने दिनों में बहुत अमीर हो गए वो लोग। अब उसी इत्फाकन तौर पे क्या हुआ, वहीं से उसी रास्ते से गुजर रहे थे, उनके लड़के ने सोचा अच्छा एक बार हमने यहाँ पर ऊँट पूछा था मैंने, तो जो है जब 2 टके का था, अब देख करके आता हूँ मैं कितने टके का है। वो बच्चा जब वो लड़का जब घूमने गया, ओके, तो पता चला कि भाई टक मतलब कितने का है। बोले अब तो ये 2000 टके का ऊँट है, 2000 टके का ऊँट है। तो जा करके बताया उसको कि अब तो ऊँट बहुत महंगा हो गया है। अपने फादर को बोले कितने का है भाई? बोले 2000 टके का। और जब जो है वो 2 टके का था, अब तो इतना महंगा हो गया। उसका बाप बोला अरे बहुत ही सस्ता है। तो उस वो जो बेटा था उसको बड़ा शौक लगा कि यार जब 2 रुपए का तो मतलब 2 टके का तो ये बता रहे थे महंगा है, आज 2000 टके का हो गया तो सस्ता बता रहे हैं। तो उसने अपने फादर से पूछा कि फादर ऐसा क्यों? बोले बेटा जब हमारे पास टके ही नहीं थे तो ऊँट महंगा था, आज हम पे टके ही टके हैं, चाहे तो पूरा बाजार खरीद ले, है ना, टके ही टके हैं हम पे, ठीक है, तो सस्ता तो लगेगा ही हमें। तो ये वाली बात थी, जब इंसान पे टके ही टके होते हैं ना, मतलब रुपया ही रुपया होता है, तो महंगी चीजें भी सस्ती लगने लगती हैं। और जब इंसान पे कुछ नहीं होता है ना, तो सच में सस्ती चीजें भी नहीं खरीद पाता, तो वो महंगी होती है। इसलिए कर खुदी को खुद इतना बुलंद, ओके। अगर कुछ मर्तबा चाहे खुद खुदा बंदे से पूछे, बोल तेरी रजा क्या है ना। तो बस वही वाली चीज है भाई, मेहनत हर जगह है ना रंग लाती है, और अमीरी एक बड़ी चीज है।
ये हो गया। तीसरे नंबर पे देखेंगे, तीसरे नंबर पे होता है आपका CFCs। तीसरे नंबर पे क्या आता है? CFCs। CFCs का मतलब क्या है? यहाँ पर क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ठीक है। तो इनका जो कंट्रीब्यूशन है अराउंड माना जाता है कि 14% के आसपास होता है, 14% के। हाँ बिल्कुल ठीक है, ये हो गया। इससे अगला होता है आपका N2O। N2O, देखिए ये N2O जो है ये लाफिंग गैस भी है, लाफिंग गैस भी है, और ये ग्रीन हाउस भी है। कभी आप ये कंफ्यूजन में रह जाएं कि भाई ये तो लाफिंग गैस है, लाफिंग गैस है तो क्या हुआ, ग्रीन हाउस भी हो सकती है। तो ये है ना, कोई बंदा अच्छा पहलवान हो सकता है तो सिंगर भी साथ में हो सकता है, क्या दिक्कत है। तो ये जो N2 है इसका जो परसेंटेज है वो कितना, 7% है। ओके, देन इसके बाद में जो आती है वो आती है आपकी वाटर वेपर। इस रूप में होती है, वेपर के रूप में, एक इस फॉर्म में होती है वेपर। वेपर को हम हिंदी में कहते हैं वाष्प, और इसका जो परसेंटेज है फ्लक्चुएट करता है, 1 से लेकर के 5% के आसपास ये रहती है। देन थोड़ी बहुत जो है इसमें वो भी रहती है आपकी क्या, ओजोन, ठीक है। बट ओजोन का कोई खास रोल नहीं है, ओजोन बहुत ही कम लेवल पे रहती है, याद रखिएगा। मेन जो ग्रीन हाउस इफेक्ट में रोल है वो CO2 का है, ठीक है। इससे ज्यादा खतरनाक मीथेन है, देन उससे ज्यादा खतरनाक ये है। ये इसकी तुलना में पोटेंशियल अगर देखा जाए, देन जो वाटर वेपर होती है ये और भी ज्यादा, वाटर पोटेंशियल जो इसमें, सॉरी पोटेंशियल जो होता है इसका ज्यादा होता है, ठीक है। सोनिया यादव प्रिंस, हाँ सही बोल रहे हैं। हाँ भाई यही है, यही है, जब इंसान के पास पैसा होता है तो क्या लगता है, महंगाई कुछ भी नहीं लगती इंसान को, है ना। ये है, जनरल बोगी में धक्के खाए होते हैं, और जब इंसान पे पैसा आ जाता है तो AC 1 टियर में जाता है फिर वो, ये है। तो ये हो गया, याद रखिएगा। तो ओजोन भी रहती है, O3 का मतलब ओजोन है। दूसरे, अब आपसे परसेंटेज यहाँ तक पूछ सकता है। मीथेन का परसेंटेज ग्रीन हाउस इफेक्ट में 25%, ठीक है। CFCs का 14%, N2O का 7%। क्लियर, ये हो गया। ओके, इसका क्या मतलब है यार, ये कम ज्यादा लिखा है मैंने, इसको हटा दो, ठीक है। क्लियर हो गया, वैसे ऐसे ही रहने दो। 7% इसका है, किसका क्या है, ये हो गया। अब ये क्या करती हैं, अब इधर समझेंगे जरा, मैं अब आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हमारी जो अर्थ है, हमारी जो अर्थ है, जैसे मान लें ये हमारी अर्थ है, ठीक है, क्या है, पृथ्वी है। पृथ्वी के बाहर ये क्या करती हैं, जितनी भी ग्रीन हाउस गैसेस हैं ये इसको घेर लेती हैं, लाइक दिस। ओके, दीज ऑल द गैसेस कवर्ड द आवर अर्थ, ओके, एंड विल एक्ट एज रूफ टॉप लाइक दिस, ओके, ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ये क्या करती हैं कि जैसे ही ये मान लो हमारा सूर्य देवता है, ठीक है, मान लेते हैं दिस वन। अब क्या होगा कि जब यहाँ से रेडिएशन आएगी, ये ऐसे करके, ठीक है, जब ऐसे रेडिएशन आएगी इधर से, ठीक है, तो लाइक दिस, तो यहाँ तक कि जो है रेडिएशन इसमें आ जाएगी, और ठीक है, ऐसे। अब जब अर्थ से रेडिएशन निकलेगी तो ये कुछ तो अभी निकल जाती है, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा मोटे नहीं, बट कुछ को ये रोक करके रखती है, कुछ रेडिएशन नहीं निकलती, यहीं के यहीं रह जाती है। इसलिए क्या होता है, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो यहाँ पर इस लेयर ने, ये वाली जो लेयर है, कौन सी, ग्रीन हाउस लेयर की, इन्होंने ऐसे काम किया जैसे यहाँ पर ये वाली रूफ टॉप रूफ काम कर रही है, उसके जैसे काम किया। उसका कोई खास परसेंटेज नहीं है नेहा, वो बहुत ज्यादा माइन्यूट उसमें रहती है, इसलिए ओजोन का परसेंटेज रहने दो। तो यही है हमारा क्या, ग्रीन हाउस इफेक्ट, जो इन गैसेस ने किया। इसलिए कि आज ये इन्वायरमेंटल इशू बना हुआ है कि अगर ग्रीन हाउस ऐसी ही बढ़ती रही, CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ता रहा, मीथेन बढ़ती रही, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को तो आजकल बैन कर दिया है, वरना वो एक कंडीशनर में और रेफ्रिजरेटर्स में उसका इस्तेमाल होता था कूलिंग एजेंट के रूप में, लेकिन उसको क्या है उसको जो है खत्म कर दिया आजकल। वो इसलिए ही क्योंकि अगर ये टेम्परेचर बढ़, ये अगर लेयर और मोटी हो जाएगी तो जो थोड़ी बहुत गैस बाहर निकल भी रही है उसको ये रोक करके रखेगी, और अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इस ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाना, यहाँ पर क्या होगा, हाई टेम्परेचर होगा। टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा, हाई टेम्परेचर। अगर अर्थ ऐसे ही अर्थ का टेम्परेचर ऐसे ही बढ़ता रहा तो दैट विल कॉज द ग्लोबल वार्मिंग। तो समझ लीजिएगा कि ग्लोब मतलब अर्थ होती है, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाना ही क्या कहलाता है, वैश्विक तापन कहलाता है। तो यहाँ से आपके दो चीजें क्लियर हो गई, एक तो वैश्विक तापन क्लियर हो गया, और आपका क्या है, एक क्लियर हो गया आपका क्या, यही ग्रीन हाउस इफेक्ट। मैं फिर से बता दे रहा हूँ,
सन की जो रेडिएशन आएगी तो ये वाली लेयर जो है जो अर्थ को घेरे हुई है चारों ओर से, वो सन की रेडिएशन को आने देती है लेकिन जाने नहीं देती, थोड़ी बहुत चली जाती है अभी, क्योंकि बहुत ज्यादा मोटी अभी नहीं है। अगर ये और लेयर मोटी हो गई तो जाहिर बात है और रेडिएशन को रोकेगी तो अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ज्यादा अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा कि ग्लोबल वार्मिंग होगी। ग्लोबल वार्मिंग होगी तो जो अर्थ पे ग्लेशियर्स जमा हुए हैं वो पिघलने लगेंगे। ओके, तो जब वो पिघलेंगे तो वो पिघल करके समुद्र में जाएंगे, सी में। और सी जो होगा राइज करेगा, सी ऊपर उठ जब उठेगा सी का लेवल, तो जो आसपास के कोस्टल एरियाज हैं, जो तटीय क्षेत्र हैं, उनमें पानी घुसने लगेगा, जैसे मुंबई चेन्नई वगैरह। तो फिर ये एक बहुत बड़ा वो है। देन अगर बहुत ज्यादा गर्मी इस अर्थ की हो गई तो इससे क्या होगा कि क्लाइमेट चेंज हो जाता है। क्लाइमेट चेंज होगा तो सर्दी में ज्यादा सर्दी पड़ेगी, गर्मी में और ज्यादा गर्मी पड़ेगी, जैसा आजकल हो रहा है। दिल्ली में देख लो, सर्दी में ज्यादा सर्दी होती है, गर्मी में गर्मी होती है। अभी दिल्ली में ऐसी गर्मी पड़ रही है जैसे कभी जून जुलाई मई जून में पड़ती थी, और आज ऐसी अप्रैल में गर्मी है, ऐसी, समझ रहे हैं ना। अगर ये ग्लोबल वार्मिंग ना हो तब भी गलत है। अगर ग्लोबल वार्मिंग पूरी खत्म कर दी जाए, है ना, तो क्या होगा, अर्थ का टेम्परेचर -18 डिग्री या -16 डिग्री, कुछ लोग बोलते हैं -16, कुछ बोलते हैं -18 डिग्री, इतना कूल हो जाएगा। और इतने चिल्ड टेम्परेचर पे कोई भी वेजिटेशन, कोई भी पेड़ पौधा ग्रो नहीं करेगा। जब कोई भी पेड़ पौधा ग्रो नहीं करेगा तो जो एनिमल्स वगैरह होंगे वो खाएंगे क्या? वो भी मरने लगेंगे। इसने पूरी दुनिया का जो भी सब जो लाइफ है वो खत्म हो जाएगी। तो अभी कल से ये बात आपको प्रॉपर तरीके से क्लियर हो गई होगी। सब जो अगर ये ग्लोबल वार्मिंग ना हो तब भी गलत है। अगर ग्लोबल वार्मिंग पूरी खत्म कर दी जाए, है ना, तो क्या होगा, अर्थ का टेम्परेचर -18 डिग्री या -16 डिग्री, कुछ लोग बोलते हैं -16, कुछ बोलते हैं -18 डिग्री, इतना कूल हो जाएगा। और इतने चिल्ड टेम्परेचर पे कोई भी वेजिटेशन, कोई भी पेड़ पौधा ग्रो नहीं करेगा। जब कोई भी पेड़ पौधा ग्रो नहीं करेगा तो जो एनिमल्स वगैरह होंगे वो खाएंगे क्या? वो भी मरने लगेंगे। इसने पूरी दुनिया का जो भी सब जो लाइफ है वो खत्म हो जाएगी। तो अभी इस डायग्राम को बना लें, और मेरे ख्याल से ये बात आपको प्रॉपर तरीके से क्लियर हो गई होगी। क्लियर हुआ सभी को? क्लियर हो गया सभी को यहाँ तक? चलो, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर आप एक चीज समझिएगा कि अगर ग्लोबल वार्मिंग खत्म हो जाए, तो ग्लोबल वार्मिंग होना जरूरी है, लेकिन एक हद से ज्यादा होगी तो दिक्कत है। जो वैश्विक तापन है, अगर क्या है वैश्विक तापन? वैश्विक तापन अगर ये खत्म हो गया, मान लो ये खत्म कर दिया जाए, तो क्या होगा कि टेम्परेचर ऑफ अर्थ विल बी, अर्थ कितना हो जाएगा, -18 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अगर इतना टेम्परेचर होगा तो नो वेजिटेशन विल सर्वाइव, कोई भी वेजिटेशन, कोई भी पेड़ पौधा विल नॉट बी सर्वाइव। ठीक है, तो अगर लिख लेंगे कि वैश्विक तापन अगर खत्म कर दिया जाएगा तो कोई भी कोई भी जो पेड़ पौधा है वो उगेगा नहीं। ठीक है, आप अपनी लैंग्वेज में लिख लो भाई, किसी भी तरह से, ठीक है, जैसे भी आपको अच्छा लगे। तो वैश्विक तापन होना जरूरी है, लेकिन एक हद से अगर ज्यादा हो गया, एक हद से अगर ज्यादा होगा तो क्या है, वो फिर दिक्कत करेगा, ग्लेशियर्स वगैरह को पिघला देगा। देन ग्लोबल वार्मिंग के ज्यादा होने से क्या होगा, देखो, अब मैं अगर ये ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगी तो माइनस में टेम्परेचर हो जाएगा। ठीक है, अभी बात समझ में आ गई। अब अगर ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज्यादा होगी, देखो एक चीज और समझेंगे कि अगर ग्लोबल वार्मिंग, है ना, हाई होगी, अगर ग्लोबल वार्मिंग जो है बहुत ज्यादा होगी, हिंदी में लिख लेंगे कि वैश्विक तापन अगर अधिक होगा, जो वैश्विक तापन है अगर अधिक हुआ तो क्या होगा, इससे देखो क्या क्या होगा, ग्लेशियर्स मेल्ट, ग्लेशियर पिघल जाएंगे, लिख लेंगे ग्लेशियर पिघल जाएंगे। उसके अलावा उसके अलावा स्किन कैंसर की प्रॉब्लम होगी, प्रॉब्लम ऑफ स्किन कैंसर।
हिंदी में लिख लेंगे कि त्वचा के कैंसर की समस्या हो जाएगी। ठीक है, उसके अलावा पूरा ही क्लाइमेट चेंज हो जाएगा। क्लाइमेट चेंज जिसको आप बोलते हैं जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन भी हो गया। तो भाई कमी भी ठीक नहीं है तो अति भी ठीक नहीं, एक लेवल में रहे मतलब। जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन होगा। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं। ठीक है, हिंदी में ही बता रहा हूँ यार। अरे, बिल्कुल टिपिकल हिंदी यार। इतनी भी हिंदी नहीं आती आपको, मतलब इतनी भी इंग्लिश नहीं आती है। ग्लेशियर पिघल जाएंगे, लिख लेना ग्लेशियर पिघल जाएंगे। तो अच्छा कि कैंसर की समस्या होगी। ऐसा लगता है यार कि आपने बिल्कुल इंग्लिश पढ़ी नहीं है क्या यार, 10th क्लास तक भी नहीं पढ़ी क्या ग्रामर? मैं भी हिंदी मीडियम कर रहा हूँ 12th क्लास तक यार, मुझे तो कभी कोई इंग्लिश में दिक्कत नहीं आई। ऐसी जगह से पढ़े हो? क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन। यार एक एक चीज लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पर। इसका मैंने हिंदी में बोल दिया कि अगर वैश्विक तापमान खत्म हो जाएगा तो कोई भी पेड़ पौधा वृद्धि नहीं करेगा, बस इतना लिख लो। थोड़ा सा सोच करके तो लिख सकते हैं ना अपना। हाँ, ओजोन लेयर का भी इफेक्ट है ग्लोबल वार्मिंग, हाँ है, थोड़ा सा है बस, बहुत ही कम है ओजोन लेयर का। ओजोन, देखिए ओजोन लेयर जो है वो अलग चीज है। ओजोन लेयर सिर्फ यूवी रेज को प्रोटेक्शन देती है, अभी मैं बता दे रहा हूँ उसके बारे में भी। ओजोन डिप्लीशन भी हम पढ़ लेंगे अभी। इसके बारे में लिख लिया यहाँ तक ये? यार एक एक पॉइंट बिल्कुल वो लिखवा दे रहा हूँ। हाँ, ईवीएस की किताब में थ्योरी भी है। जो मेरी ईवीएस की बुक है उसमें थ्योरी भी है, प्लस एमसीक्यूज में 900 एमसीक्यूज हैं और बाकी 13 चैप्टर चैप्टर थ्योरी के हैं। उसमें एनसीईआरटी की शॉर्ट समरी भी है। लिख लिया भाई यहाँ तक ये? चलिए, अब इससे रिलेटेड क्या है, एक प्रोटोकॉल बनाएगी। कहा गया है कि जो कार्बन फुटप्रिंट है, कार्बन वगैरह जो कार्बन का इमिशन हो रहा है CO2 को कम करो। ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा कार्बन CO2 का इमिशन करता है कौन? चाइना, दूसरे नंबर पे यूएसए, थर्ड नंबर पे इंडिया, ऐसे करके है ना। तो इसको रोकने के लिए क्या है, एक प्रोटोकॉल बनाएगी। तो अगली लाइन से लिख लेंगे कौन सी प्रोटोकॉल है वो? क्योटो प्रोटोकॉल आता है, क्वेश्चन याद रखेगा। एक सम्मेलन टाइप का होता है, ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल is related with climate change. क्योटो प्रोटोकॉल रिलेटेड विद क्लाइमेट चेंज, हिंदी में लिख लेंगे क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। ठीक है, लिख लिया? चलो बढ़िया। ये कब आई थी ये? 1997, 1997 में। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल। यहाँ तक क्लियर हो गया? नाउ विल डिस्कस द ओजोन लेयर डिप्लीशन। ठीक है, ओजोन लेयर डिप्लीशन की हम बात करेंगे। प्रकृति राज शुक्रिया डेर। तो ये तक हो गया आपका। देखिए ग्लोबल वार्मिंग किस चीज से रिलेटेड है? ग्रीन हाउस इफेक्ट से रिलेटेड है। ग्रीन हाउस गैसेस में आप याद रखिएगा कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, तो आप बता देंगे CO2 सबसे ज्यादा, दूसरे नंबर पे मीथेन, तीसरे नंबर पे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, चौथे नंबर पे आपका क्या आता है भाई, N2 नाइट्रस ऑक्साइड है ना, वो लाफिंग गैस भी कहलाती है ना। उसके अलावा पांचवें नंबर पे क्या है, वो आती है आपकी वाटर वेपर। एंड एक क्वेश्चन ये आ जाता है उसमें, ठीक है, कि जो मोस्ट वेरिएबल गैस है, जो सबसे ज्यादा फ्लक्चुएट करती है, मोस्ट वेरिएबल गैस इन ग्रीन हाउस गैसेस, या ऐसे लिख लो मोर वेरिएबल ग्रीन हाउस गैस, जो सबसे ज्यादा कम ज्यादा होने वाली होती है, इज
वाटर वेपर, क्योंकि उसका परसेंटेज मैंने लिखाया था आपको कि 1 से 5%, वो मौसम पे डिपेंड करेगी, 1 से 5% रहती है। हिंदी में लिख लेंगे। हरित, हरित, हरित गृह गैसों में, गैसों में सबसे ज्यादा, वेरिएबल को हिंदी में क्या बोलते हैं? सबसे ज्यादा, ऐसे लिख लो, सबसे कम ज्यादा, कम ज्यादा होने का गुण जलवाष्प में है, जलवाष्प में है, ठीक है। क्योंकि देखो, अगर बरसात के दिन होंगे, गर्मी के दिन होंगे, तो ज़्यादातर क्या होगा, वाष्प बन के एनवायरमेंट में जाती है, और जाड़े के दिनों में देखा जाए तो कम होती है। समझ में आ गई बात ये? चलो, हो गया यहाँ तक ही, दैट्स गुड। तो क्योटो प्रोटोकॉल याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है, 1997 में हुई थी, और इसमें बात की गई थी कि ग्रीन हाउस गैसेस को कम किया जाएगा, और उसी के बाद में जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, कूलिंग एजेंट होता है, वो उसको बंद कर दिया गया। समझ में आ गई बात ये? तो ये हो गया ना। अब इससे अगला हम समझेंगे ओजोन लेयर, ओजोन लेयर डिप्लीशन, ओजोन लेयर डिप्लीशन, या ओजोन डिप्लीशन यू कैन से, ठीक है, हिंदी में लिख लेंगे ओजोन क्षरण, या ओजोन परत का क्षरण, ठीक है। चलिए, तो इधर देखेंगे ओजोन लेयर डिप्लीशन। एक्चुअल में जो ओजोन होती है वो क्या है, ओजोन का ये फॉर्मूला होता है ओजोन, ठीक है। ओजोन बनती कैसे है कि जब ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में नेसेंट ऑक्सीजन से, नेसेंट ऑक्सीजन जो हाल हाल ही में जनरेट हुई हो एकदम से, एटॉमिक फॉर्म में रहती है, इससे मिलकर के क्या है, ओजोन बना लेती है। क्या बना लेती है? ओजोन बना लेती है, ओजोन, ठीक है। तो ओजोन कहाँ पर प्रेजेंट होती है? तो अगली लाइन से लिखेंगे ओजोन गैस प्रेजेंट, या ऐसे लिखो, देखिए दो तरह की ओजोन होती है, पहले ओजोन लिखेंगे, ओजोन दो तरह की होती है। एक होती है गुड ओजोन, ठीक है, कौन सी होती है? गुड ओजोन। और दूसरी होती है बैड ओजोन, बैड ओजोन, गुड ओजोन, बैड ओजोन। इस पर क्वेश्चन आते हैं कि गुड ओजोन कहाँ होती है, गुड का मतलब क्या, अच्छी ओजोन, लाभदायक होती है, कैसे होती है वो देखेंगे। तो देखो, जो ओजोन है, जो गुड ओजोन है, वो प्रेजेंट होती है लेयर बना करके, जिसको हम बोलते हैं ओजोन लेयर की फॉर्म में। ओजोन लेयर क्या बना करके रखती है? ओजोन परत बना करके रखती है। ओजोन की क्या है, परत बनाती है। और ये जो ओजोन की परत है, ये कहाँ पर होती है? याद रखिएगा, स्ट्रेटोस्फेयर में। कहाँ पर होती है? स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, जिसको आप बोलते हैं समताप मंडल, जो हमको यूवी रेस से प्रोटेक्शन देती है। बैड ओजोन का मतलब ये होता है जो अर्थ से सट हुई हो, फोटोकॉपियर मशीन वगैरह से यहाँ से निकले, ठीक है यार, ठीक है। तो ये कहाँ पर रहती है? ये प्रेजेंट होती है, याद रखिएगा, प्रेजेंट इन, इन ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर समझते हैं ना सारे, प्रोट है ना, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, सब समझते होंगे। तो ये लिख लेना कि ये है कहाँ पर भाई? क्षोभ मंडल, यह है क्षोभ मंडल
क्षोभ मंडल में उपस्थित होती है। कहाँ पर उपस्थित होती है? क्षोभ मंडल में उपस्थित होती है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो हम बात करेंगे इस वाली ओजोन की। एक्चुअली ये नुकसानदायक इसलिए होती है क्योंकि जो फोटोकॉपियर मशीन से और बहुत सी चीज़ों से निकलती है, कैंसर कर सकती है। ठीक है, जो यहाँ पर हमारे लिए सही नहीं है, यहाँ पर ये हमें वहाँ पे सही है। और आप सब जानते हैं स्ट्रेटोस्फीयर क्या होता है। नहीं समझते हो तो मैं देखो डायग्राम बना करके समझा देता हूँ। एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे ये अर्थ है, ठीक है, क्या है ये? अर्थ है। तो अर्थ के बाहर का जो ये एटमोसफेयर है ना, चारों तरफ, इसके कुछ किलोमीटर तक क्या है, इनको डिवाइड किया गया है। कि जैसे मान लो मैं यहाँ तक की एक बात करूँ, ठीक है, इतनी लेयर की, ओके। हाथ से ही बना दे रहा हूँ ऐसे। तो ये वाला जो दायरा है इतना, अराउंड 16 17 18 किलोमीटर तक हो सकता है। पोल्स पे कम होता है, 7 8 किलोमीटर, 4 किलोमीटर भी हो सकता है। तो ये जो है आपका कहलाता है ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर यानी क्षोभ मंडल। ये वाली जो लेयर है, ये वाली, ये 16 किलोमीटर से लेकर के 56 किलोमीटर तक होती है। इसी को बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर, समताप मंडल। और इसी में ओजोन लेयर होने की वजह से इसको ओजोन मंडल भी बोलते हैं। इसी में रहती है आपकी, इस वाले में, ओजोन O3। इसी में पूरे में ओजोन रहती है, एक लेयर बना करके रहती है। ठीक है, बहुत पतली सी लेयर होती है, इसलिए इसको ओजोनोस्फीयर भी बोल देते हैं। ओजोनोस्फीयर भी नाम दे देते हैं। ओजोन मंडल, ओजोन मंडल। ठीक है, ये वाली जो लेयर है इससे अगली, ये कहलाएगी आपकी, अच्छा इसके बाहर एक और लेयर बन जाएगी, है ना। ये तो अर्थ हो गई, इसके बाहर एक और लेयर बनाओ। ठीक है, तो अभी फिलहाल इसको समझो, ये कहलाती है आपकी मीजोस्फीयर, जिसको आप बोलते हैं मध्य मंडल। ये वाली होती है आपकी थर्मोस्फीयर, आयन मंडल वगैरह भी इनको कह सकते हैं। इसको बोलते हैं उष्मी मंडल। इसके बाहर होता है एक्जियोस्फीयर। अभी फिलहाल इतना रहने दो। ठीक है, तो आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ ले कि बताओ ओजोन लेयर कहाँ प्रेजेंट होती है, तो आप बताएंगे ओजोनोस्फीयर में होती है। किसमें होती है? ओजोनोस्फीयर में। डायग्राम बनाओ पहले, डायग्राम बनाइए जल्दी से, डायग्राम बनाओ। इससे रिलेटेड बहुत कुछ पूछा जाता है। ठीक है, डायग्राम बना लो। बन गया सभी का? अब समझेंगे कि ये जो लेयर है किस चीज में मेजर की जाती है और इसकी मोटाई कितनी है। यहाँ से क्वेश्चन आता है। बन गया डायग्राम? बहुत बढ़िया, चलो तो समझेंगे। थिकनेस बहुत मोटी नहीं होती है, थिकनेस
of ozone layer measured in डॉप्सन यूनिट। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, डॉप्सन यूनिट। इसमें मापा जाता है इसको डॉप्सन यूनिट में। दिल्ली यूनिवर्सिटी में समझ लेना, इसको DU लिख रहा हूँ मैं, डॉप्सन यूनिट। ठीक है, डॉप्सन यूनिट में मेजर किया जाता है। हिंदी में लिख लेंगे, ओजोन परत की मोटाई को, ओजोन परत की मोटाई को, हाँ सबसे बारी एक्सोस्फीयर होती है, तो लिख लेंगे ओजोन परत की मोटाई को डॉप्सन यूनिट में या डॉप्सन इकाई में, डॉप्सन, डॉप्सन इकाई में मापा जाता है। किसमें? डॉप्सन, किसमें? डॉप्सन यूनिट में मेजर किया जाता है भाई, किसमें? डॉप्सन में। और देखो कैसे निकालेंगे, 1 मिलीमीटर, 1 mm मिलीमीटर इक्वल टू होता है, बहुत ही छोटी यूनिट होती है 100 डॉप्सन। ये वाला रिलेशन भी लिख लेना कि 1 मिलीमीटर इक्वल टू 100 डॉप्सन होता है। अब अगर मैं एक चीज क्लियर कर दूं आपको कि जो ओजोन लेयर की परत है वो कितनी मोटी है, तो रियल थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर इज, रियल थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर इज 3 मिलीमीटर। ठीक है, तो लिख लेंगे ओजोन लेयर की वास्तविक मोटाई, या ऐसे लिख लो कि ओजोन परत की, ओजोन वास्तविक मोटाई 3 mm है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जब 3 mm है तो कितने यूनिट हो जाएगी? 300 डॉप्सन यूनिट। तो याद रख लीजिएगा ये है। ठीक है, 3 मिलीमीटर है कुल, तो 300 डॉप्सन यूनिट हो जाएगी। रेल में जो मेजर किया जाता है वो डॉप्सन यूनिट में मेजर करते हैं, साइंटिफिकली अगर तौर पे देखा जाए तो। क्लियर भाई यहाँ तक है? आदेश से ज्यादा और आसान क्या होगा, है ना। अब देखो, ओजोन होल as seen first at Antarctica, at Antarctica in 1985। याद रखना 1985 में देखा गया था। हिंदी में लिख लेंगे, प्रथम ओजोन छिद्र, मैं बोल दे रहा हूँ, प्रथम ओजोन छिद्र अंटार्कटिका पर 1985 में देखा गया था। ठीक है, ओजोन परत में छिद्र सर्वप्रथम कहाँ पर? अंटार्कटिका पर 1985 में देखा गया था। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? ये कौन सा पोल होगा, नॉर्थ पोल की साउथ पोल? अंटार्कटिका किस बात है, साउथ पोल की नॉर्थ पोल? पोल पे भी करके क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, तो 1985 में सबसे पहले देखा गया, लिख लिया। हाँ, अगर एक्चुअल में क्या करता है ये, लिख लेंगे ओजोन लेयर, ओजोन लेयर एब्जॉर्ब यूवी रेज। तो हमें क्या है, अल्ट्रावायलेट रेज से बचाती है। हिंदी में लिख लेंगे कि ओजोन परत या ओजोन गैस, ओजोन परत, ओजोन गैस पराबैंगनी, इसको फुल फॉर्म क्या होगी, अल्ट्रावायलेट रेज, पराबैंगनी, पराबैंगनी किरणों से बचाता है, ये बचाती है। अब अगर ये खत्म हो जाएगी, ओजोन लेयर डिप्लीशन होगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स वगैरह ये बहुत नुकसान करते हैं। ठीक है, एक क्लोरीन का कंपाउंड जो होगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन में जो क्लोरीन का कंपाउंड जाता है वो क्या करता है,
साउथ बिल्कुल सही है। तो उस पे ऊपर जाकर क्या है, 3 लाख ओजोन के मॉलिक्यूल को खराब कर देता है, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन में क्लोरीन होता है। वो इसके लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक होता है क्लोरीन। ठीक है, तो क्लोरीन के फ्री रेडिकल्स होते हैं, बहुत नुकसान देते हैं ओजोन को, इसकी वजह से डिफ्लेशन होता है। तो इसके लिए जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। एक्चुअल में इसमें जो क्लोरीन के फ्री रेडिकल्स बनते हैं, वो एक क्लोरीन का जो फ्री रेडिकल है वो ओजोन के 3 लाख, है ना, 3 लाख ओजोन मॉलिक्यूल्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। मॉलिक्यूल्स को क्या कर सकता है, इतने अणुओं को डिस्ट्रॉय कर सकता है। समझ रहे हैं ना, ये चीज़ है। इसलिए इसको बैन कर दिया गया क्लोरोफ्लोरोकार्बन को। ये ओजोन के लिए भी हानिकारक है और ग्रीन हाउस इफेक्ट में भी रोल प्ले करता है। इसके लिए फिर जो है एक प्रोटोकॉल बनाई गई, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, लिख लेना। ये किस चीज से रिलेटेड है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल रिलेटेड विद ओजोन लेयर डिप्लीशन। ओजोन लेयर डिप्लीशन, ठीक है, ओजोन लेयर डिप्लीशन। हिंदी में भी इस तरह से लिख लेंगे, जैसे क्लाइमेट चेंज से कौन सी थी, क्योटो प्रोटोकॉल, इसी तरह से ये है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत, ओजोन क्षरण से संबंधित है। ठीक है, इसमें बात की गई कि भी जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन इन सबको बैन किया जाए और कुछ ऐसे पोल्यूटेंट्स ना निकाले जाएं, ओके, जो नुकसान पहुंचाते हैं इसको। ठीक है, ये 1987 में आई थी। ये कब आई थी, 1987, वो 97 में, और ये 10 साल पहले की बात है, 1987। ठीक है, 1987। क्लियर। चलो भाई, तो अभी के लिए मैं इतना रहने दूंगा, अगली क्लास में यहीं से आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और मेरे ख्याल से यहाँ तक सही से कायदे से समझ में आ गया होगा कैसे लगी क्लास। ठीक है, चलिए, तो आपको ये 2 चीज़ें आप क्लियर हो गई, और अगली क्लास में एनसीईआरटी की शॉर्ट समरी करा दूंगा मैं। ठीक है, पहले शॉर्ट समरी ही करा दूंगा, तो आपको थोड़ा सा सुकून हो जाएगा कि हाँ, सारा वो जो क्वेश्चन आते हैं ना वैसे वाले, होता मैना वाले और वो सब, है ना, सारे कवर अप हो जाएंगे वहीं से। चलिए, यहाँ तक क्लियर सभी को, तो अभी के लिए इतना। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर। ठीक है, चलिए।